तो कमरुज़मान चौधरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज क्या कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए पूरे देश से? शाहबानो के साथ जो हुआ अब वो किसी और मुस्लिम महिला के साथ नहीं हो पाएगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसी 125 सेक्शन का लेकर सहारा शाहबानो को अपने हक, मेंटेनेंस के हक को दिया था। लेकिन नीरजा चौधरी की किताब में अगर देखें तो राजीव गांधी ने खुद बुलाकर उन्हें लिटरली दबाव डाला और उसके बाद उन्होंने यह हक नहीं लिया और उसके ऊपर एक लॉ भी पास किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आज संविधान बचाने वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं, इतने चुप क्यों हैं कमरुज़मान चौधरी? देखिए, दो तरफ का बात मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ नाविका जी आप थोड़ा समय दीजिएगा मेरे को। एक हो गया रिलीजियस, जो कि जो भरोसा, विश्वास का, जो ईमान का जो मैटर है, और एक है कानूनन जो संविधान से चलता है। पहला बात तो ये है, मैं कहना चाहता हूं कि 1986 का एक्ट को संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में डैनियल लतीफी केस में उन्होंने माना कि ये वैध है, ये अवैध नहीं है। इसीलिए 1986 एक्ट जो राजीव गांधी ने लाया था उसमें भरपूर अधिकार महिलाओं को भी मिला है और जो पीड़ित है वो अदालत भी जा सकते थे, शरिया का हिसाब से इंसाफ भी मांग सकते थे, या तो फिर 125 सीआरपीसी के तहत वो इंसाफ ले सकते थे, मांग सकते थे। ये यहाँ पे एक जजमेंट में नहीं हुआ, बहुत सारा 2009 में जजमेंट आया जिसमें कि बोला है कि द सीआरपीसी प्रोविजन जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का तहत भी उसका प्रोविजन कोई भी हक अपना मांग सकता है। तो आज 2024 का जजमेंट इन आइसोलेशन में नहीं है, सीरीज ऑफ जजमेंट्स आया है। बहुत सारा औरतें जो है कि इंसाफ मिला अदालत में जाकर। लेकिन यहां पे आप आइए ईमान का मैटर में जहां पे आते हो, 1300 साल इस्लाम नाजिल हुआ दुनिया में, 1300 साल से आज तक इस्लाम ने औरतों को जो भी हक देना है वो आपके हिसाब से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंसाफ इनहेरिटेंस में भी दिया है, ये डाइवोर्स के कानून भी बनाए हुए हैं, किस तरह से एक महिला और एक पुरुष का बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होता है, किस तरह से मेहर दिया जाता है, प्रॉमिस जो डाइवोर्स के तहत उसको वापस मिलता है, किस तरह से मेंटेनेंस कितना दिन तक मिलना चाहिए, सारा चीज डिफाइंड किया हुआ है बिफोर इवन कोई तरह का संवैधानिक वैधता कोई भी कानून लेकर आता इस वर्ल्ड में। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, आज अगर बात करते हैं इस टाइप का कोई भी जजमेंट आता है, हम मानते हैं नाविका जी हर औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इंडिया में, हिंदुस्तान क्योंकि एक सेकुलर राष्ट्र है, उसमें मर्द औरत के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये आपको आज याद आ रहा है, 1986 में याद नहीं आया था कि औरत और मर्द एक ही तरह की होनी चाहिए और औरतों के बीच में भी फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब जब मेंटेनेंस मिली थी तो आप लॉ 1986 का लेके आए। आज आप कह रहे हैं मान्यता मिली 2001 में 1986 के लॉ की। मान्यता तो आज भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बात है कि आप औरतों के हक के लिए, मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए कर क्या रहे थे? आप ईमान की बात कर रहे हैं। ईमान में तो घोड़े लगाने को भी कहा गया है। मैं अजय आलोक जी आपसे पूछना चाहती हूं, ईमान में 3 तलाक भी लिखा गया था। ईमान नहीं, अब कमरुज़मान चौधरी जी अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ईमान में तो 3 तलाक भी चल रहा था, 3 तलाक बंद हुआ। 3 तलाक देना भी सही था, मेंटेनेंस ना देना भी सही था। मैं पूछना चाहती हूं अजय आलोक, आज भी कांग्रेस पार्टी ईमान और संविधान की दुहाई दे रही है, आज भी माफी मांगने को तैयार नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना इनजस्टिस हुआ इतने साल। नविका जी, अभी आपने देखा होगा कि कमरूल साहब जब बोल रहे थे तो बात करते करते ये आगे कि इस्लामिक कानून, शरिया, तब ये भारत का संविधान भूल गए। इस्लामिक कानून और शरिया जो 1300 साल से चलते आ रहा है वही मानेंगे, इन्होंने कहा आपके चैनल पे। तो मानसिकता इनकी क्या है ये तो साफ दिख गई। आज कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा जाता है कि नहीं, हम इस कानून का स्वागत करते हैं। आज जो जजमेंट आया उसका स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। कमरूल जमा कुछ और बोल रहे हैं। 1986 में कहानी कुछ और थी।
ये तो साफ साफ दिखता है ना कि एक अति तुष्टीकरण की राजनीति को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी हद तक जा सकती है। मुस्लिम महिलाओं की इनको कभी चिंता नहीं थी। ट्रिपल तलाक पे जब कानून हम बना के लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया था। बाकी सो कॉल्ड सेकुलर दल सब शांत बैठ गए थे कि धर्म के मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। आज अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये तो उसी संविधान में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चुप हो जाते हैं? आज जो अश्विनी दुबे भी बता रहे थे कि एक रास्ता बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए, तो संविधान बनाने वालों ने, बाबा साहब ने जब संविधान बना रहे थे उसी वक्त इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना की थी, आज से 75 साल पहले, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे ऐसी समस्याएं आएंगी। उसको देखते हुए ये संविधान बना था। संविधान इनके लिए सिर्फ एक खेलने की वस्तु है, मानने की वस्तु नहीं है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी 1975 में। इसी संविधान की धज्जियां उड़ा कर उसके प्रियम्बल को बदल दिया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ने के लिए। तो उस वक्त संविधान नहीं था, सिर्फ खेलने की वस्तु थी। आज भी खेलने की वस्तु है। आज जब संवैधानिक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है संविधान का, उसने ये निर्णय दिया, तो उस निर्णय पर कमरुल जमाल जैसा व्यक्ति कह रहा है इस्लामिक कानून यानी शरिया जो 1300 साल से मानते आ रहे हैं, उसमें कानून बने हुए हैं, हम उसको मानेंगे। मतलब ये भारत के संविधान को खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इनसे बहस क्या करनी है? लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉ ऑफ द लैंड तो प्रिवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए सबको। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत नहीं करता है उसको संविधान विरोधी ही कहेंगे। असीम वकार साहब, आप स्वागत करते हैं, खुश हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उनका हक दे दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई भी जज चाहे कितनी ही बड़ी पढ़ाई कर चुका हो, लेकिन यह बात सच है कि वो जज भगवानों से, देवदूतों से, अवतारों से और पैगंबरों से बड़ा नहीं हो सकता। वो छोटा ही रहेगा। दूसरी बात, अभी हमारे बीजेपी वाले बोल रहे थे, मैंने इनको भी सुना, उससे पहले हमारे एक भाई और बोल रहे थे, उनको भी सुना। इस्लाम में आज से 1444 साल पहले जिस वक्त अरब में लड़कियों को पैदा होते ही गाड़ दिया जाता था, उस वक्त इस्लाम जो था वो एक रोशनी की किरण बन के आया। इस रोशनी की किरण को इस्लाम में जो औरतों के लिए जो कानून बनाए गए या जो मर्दों के लिए कानून बनाए गए, वो दुनिया में सबसे पहले सबसे बेहतरीन कानूनों में गिनती होती है। एक और छोटी सी बात बोलना चाह रहा था। जब तक शौहर और बीवी आपस में एक साथ रह रहे हैं, एक रिश्ते में हैं, तब तक शौहर के ऊपर बीवी का खर्च उठाना फर्ज है। लेकिन अगर दोनों की तलाक हो गई, पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई, अगर तलाक नहीं हुई है तब की बात नहीं कर रहा हूं, तलाक होने के बाद अगर पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई और दोनों के बच्चे नहीं हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो गए। अब एक गैर आदमी से आप गैर औरत का खर्चा उठाने को क्यों कह रही हैं? लेकिन अगर बच्चा है तो उसकी लायबिलिटी पति पर या पिता पर बनती है। इस बात की गहराई को समझिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में आप यहां बहुत बहस कर रही हैं, क्या सारी जितनी औरतें हैं सब मुसलमानों में ही आप उनको, या ईसाइयों में जो औरतें हैं या सरदारों में औरतें, इनको ही आप सारा इंसाफ दीजिएगा? हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता देश के, उनसे कभी सवाल किया कि कभी खर्चा दिया आपने? पूछा आपने कभी कि इतने साल में आपने कभी, भाई तलाक तो नहीं हुई, कभी पूछा आपने कि कितना खर्चा दिया पर मंथ? देश जानना चाहता। मैं तो जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुयो मोटो लें और सवाल पूछें और देश को बताएं। और आलोक रंजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाओं का हक जहां भी होगा वहां मैं तो उनके सपोर्ट में रहूंगी, लेकिन ये मामला तो कोर्ट में है। शाहबानो तो कोर्ट गई थी, कोर्ट जब गई थी, कोर्ट ने उसे जो रिलीफ दिया उसके साथ क्या हुआ, इस पर आपकी चुप्पी है।
आप जजेस की तुलना कर रहे हैं अवतारों से, पैगंबरों से, लेकिन आज के मुद्दे पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा। आप मुझे समझा रहे हैं कि तलाक के बाद कैसे आदमी और मर्द जो हैं वो गैर हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे आप कि 3 तलाक का हक किसने दिया, क्यों आया 3 तलाक। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये असीम वकार साहब को हर नजरिया मर्दों की तरफ से क्यों दिखता है, और जिन औरतों को निकाल दिया जाता था तलाक 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 कहकर, उनके बारे में कभी इनके दिमाग में ख्याल क्यों नहीं आया, और किस तरह से शाहबानों को दबाव में डाला गया, इस पर कोई क्यों नहीं कर रहा। और अजय आलोक जी, मैं नहीं जानती आपने कांग्रेस का ये आधिकारिक बयान कहां दे दिया। कांग्रेस ने तो चुप्पी बनाई हुई है। जयराम रमेश दिन में 5 ट्वीट 10 ट्वीट करते हैं, आज एक भी ट्वीट नहीं है इस मुद्दे पर। पवन खेड़ा का नहीं है, कांग्रेस के हैंडल से नहीं है।